तो बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सीट नंबर 6 आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले आपने देखा अरिहंत पब्लिकेशन का सीट नंबर 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे बुक जो हैं आपके मास्टर जी इन्फो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मास्टर जी इन्फो आपकी सेवा पर सदा तत्पर रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है ये महाविश्लेषण क्लास है दोस्तों, महाविश्लेषण क्लास, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल जो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत का सिद्धांत के कारण याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे। सर्वप्रथम जो विलय किया गया राज्य था वह सतारा था। व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम जो विलय किया गया राज्य था सतारा था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों 1848 में। उसके बाद जोधपुर और संबलपुर 1849 में, बगात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। इसमें झांसी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और सतारा 1848 और झांसी 1853। बात करें इन राज्यों को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्यों में मिला दिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था दोस्तों। उस समय अवध का नवाब कौन था? जो जब व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था तो कौन था? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली की, तो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें दोस्तों तो इसने सहायक संधि को अपनाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को अपनाया। हैदराबाद 1798 में अपनाया, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार ए भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। 7 संधि की, ठीक है, सहायक संधि के लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। बात करें यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था दोस्तों यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड हार्डिंगदूत की बात करें दोस्तों तो लॉर्ड हार्डिंगदूत का जो कार्यकाल था 1844 से 1848 तक था। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ला सिख युद्ध था। लॉर्ड हार्डिंगदूत के शासनकाल में प्रथम जो प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ला सिख युद्ध, ठीक है दोस्तों, 1845 से 46 के बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाया। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंगदूत ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग की। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करें दोस्तों तो 1833 के चार्टर एक्ट में घोषणा की गई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, ये आपको याद रखना है। 1835 में कलकत्ता में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी लाहौर थी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। लाहौर पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। रंजीत सिंह सिखों के 12वें मिसलों में से एक सुकुरचेरिया से संबंधित थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रंजीत सिंह जो है किस वंश से संबंधित हैं? सुकुरचेरिया से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। अमृतसर में 1805 में अमृतसर एवं जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया। पेशावर महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उन्हीं पर अधिकार कर लिया। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल, अगली जो प्रश्न है दोस्तों, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं। बात करें दोस्तों पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल की, तो यह अर्थशास्त्र पर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। अगला बात करें द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल के लेखक आर.सी. दत्त हैं। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त हैं, ये भी याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये भी याद हमें रखना है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई 1848 से 1856 के बीच। बात करें दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवाद को मजबूत करना था, ठीक है दोस्तों। 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन चलाई गई। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वहीं लॉर्ड कर्जन की बात करें दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की कुछ बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन
की बात करें तो कर्जन के समय 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बात करें इसी के कार्यकाल में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई और इसी के समय बंगाल विभाजन की भी घोषणा हुई। जी हाँ दोस्तों, इसी के समय क्या हुई, तो इसी के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अब बात करते हैं थोड़ा दोस्तों लॉर्ड लिटन की। तो लॉर्ड लिटन की अगर बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रीज की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकाल आयोग की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड लिटन ने की। लॉर्ड लिटन के ही समय 1 जनवरी 1877 को, जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विश्लेषण अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों बिहार सचिवालय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण कराया जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की, तो भारत में जो सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तो ये कौन सी कंपनी थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने जो है भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की। और किसके शासनकाल में, अभी मैंने विश्लेषण कर दिया कि 1853 में, किसके 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई स्थान 34 किलोमीटर रेल चली थी भारत में सर्वप्रथम। छठा नंबर प्रश्न की बात करें, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। और सब दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो तीर्थ बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी दोस्तों, तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तीर्थ बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और पहली बौद्ध सभा की बात करें दोस्तों, तो पहली बौद्ध सभा जो थी राजगिरी में आयोजित हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। बात करें इसकी अध्यक्षता, राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था 483 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की साबक मीर ने की। और इस किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो 255 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका जो स्थान था तीसरा बौद्ध सम्मेलन का पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की। और यह किसके शासनकाल में हुआ तीसरा बौद्ध सम्मेलन, तो अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो प्रथम शताब्दी में हुआ। और यह जो स्थान था कुंडलग्राम था, कुंडलवन था, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन में हुआ था प्रथम शताब्दी में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने की। और इसके एक उपाध्यक्ष भी थे जो थे अशोक घोष। बात करें चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये विश्लेषण आपको पता होना चाहिए, एक बार रोक कर रिपीट कर देख लें। 8वें नंबर प्रश्न की बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों में 12 प्रकरण में विभाजित है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो अपने वंश का जो यहाँ है दोस्तों बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का किस क्रम का है, तो ये आपको बतलाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, बोधगया में जो बोधि वृक्ष है अपने वर्ष जो पीढ़ी का है, ये पंचम वर्ष का है। किस पीढ़ी का है, तो पंचम वर्ष का है, ये हमें याद रखना है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो विजयनगर का जो था दोस्तों अपना जो दूत है उसे चीन भेजा था, तो वह कौन था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बात करें दोस्तों हरिहर प्रथम की, तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। हरिहर के बाद उसका उत्तराधिकारी बुक्का हुआ। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की स्थापना की। 1874 ईस्वी में बुक्का ने प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, याद रखेंगे। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों में से कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन कौन से युद्ध पहले हुए ये बताना
आपको है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। वहीं खानवा का युद्ध का बात करें तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध का बात करें तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध की बात करें दोस्तों तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। तो इस तरह जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह जो सही क्रम हो जाएगा उसको देख लेते हैं। इस तरह जो सही क्रम है तो 1529, 39, 1527, तो यहाँ पहले हो जाएगा क्या? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 12वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो तैमूरलंग ने जो है कब आक्रमण किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण के समय सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल था। आक्रमण का परिणाम यह रहा कि दिल्ली सल्तनत की सेना को तुरंत घुटने टेक देने पड़े, ठीक है दोस्तों। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। परिणाम बाबर के पक्ष में रहा। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हुई, यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 13वां नंबर जो प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ 13 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ये सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। तो यह किससे मिलती है? तो यह राजनेताओं से मिलती है, स्थानीय जनता से मिलती है, नौकरशाही से मिलती है, केंद्र सरकार से मिलती है। तो यहाँ 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा केंद्र सरकार से इसको शक्ति मिलती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता से इसे सहयोग मिलता है। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वां नंबर जो प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये किसकी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये किसके सलाह पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसके सलाह पर दोस्तों? तो 14 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, किसके प्रतिवेदन पर? तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ बात है दोस्तों कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होती है। यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? ये तो हो ही गया। 15वां नंबर प्रश्न की बात करें, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के सिफारिश से, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। बात करें इसके विश्लेषण के बारे में, तो संविधान का जो दोस्तों है ये अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा भंग कर सकता है, ये वर्णन है आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आर्टिकल 124 के द्वारा, कब जो इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को एक अधिनियम लाकर जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों कि भारत में के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के सत्र एक वर्ष में कम से कम कितने बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 बुलाए जाते हैं। लोकसभा के सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए जाते हैं। ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की
अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? तो भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो 18 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कहाँ निहित है? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक शक्ति का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों। और संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह भी याद रखना है। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय के केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो वह कौन सा कर है दोस्तों? तो निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, और जो राज्य सरकार क्या करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य दोनों विभाजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र उत्पाद शुल्क। केंद्र उत्पाद शुल्क इसका जो है सही आंसर होने वाला है। केंद्र उत्पाद शुल्क जो है इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं हो जाएगा आंसर। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये पूछ रहा है क्या थी? तो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। 1997 से 2002 भारतीय पंचवर्षीय योजना की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 22वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 22 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। 23वां नंबर जो प्रश्न है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपए का जो अंतिम बार अवमूल्यन हुआ है दोस्तों, तो ये कब हुआ है? तो ये जुलाई 1991 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? तो जुलाई 1991 में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन हुआ है। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था दोस्तों वो जावा और सुमित्राओं से था। जावा और सुमित्राओं से था। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो जनसंख्या जो सर्वाधिक हो जाएगी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, उसके बाद बिहार में हो जाएगा, यानी कि 26 का जो आंसर हो जाएगा वो 26 का आंसर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब में। पंजाब में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। 28वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है दोस्तों? तो ये कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। 29वां नंबर प्रश्न की बात करें, भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में से कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं था? तो बिहार के राज्य से संबंधित नहीं था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था ही, जयप्रकाश नारायण था ही, JRD टाटा की बात करें और डॉक्टर हुसैन की बात करें तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा JRD टाटा। कौन थे दोस्तों? JRD टाटा बिहार राज्य से संबंधित नहीं थे। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत ने मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? तो कितने समय का अंतर है? तो 15 मिनट का लगभग अंतर है। भारत का मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग 15 मिनट का अंतर है, यह भी हमें याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ जो 31 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, 31 का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो 60%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का जो विस्तार है वह कितना है? 60%। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो निम्न में से कौन उष्ण महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, 32वें नंबर प्रश्न की बात करें, हिंद महासागर व लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर व लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाब अल मंडल जल संधि। बाब अल मंडल जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, यह हमें याद रखना है। 34वें नंबर प्रश्न की बात करें,
भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की जो घाटी बनती है ये बनती है नदी द्वारा। भी आकार की घाटी नदी द्वारा बनाई जाती है। 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 35 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है ये हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप यानी सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है? कौन? इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? तो वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसका सही आंसर, इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला इंडोनेशिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा झील हनीमून लेक, हनीमून लेक जो कौन सा झील है? तो टीटीकाका झील को हनीमून लेक झील भी कहते हैं। टीटीकाका झील को हनीमून लेक झील भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करें, 37वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक जो देश हैं वह किस महादेश के हैं? देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न। 37वां नंबर का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा अफ्रीका में। सर्वाधिक देश जो है दोस्तों वह अफ्रीका में। सर्वाधिक देश जो है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। उसके बाद एशिया हो जाएगा। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो 38 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोध गया में। यानी कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर भगा दिया? तो ये आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर भगा दिया। अकबर का जो पुत्र था उसे जहांगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2039 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 40 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का पहला राज्य जो एथनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है? तो 41 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा बिहार। एथनॉल षड्यंत्र अपनाने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। चलते हैं 43वें नंबर प्रश्न की और 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो 42वां नंबर जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो आयोजित होगा पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा, ठीक है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। 32वां कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। टोक्यो में 32वां हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की? तो मेगा फूड पार्क की स्थापना भारत में किसने की है? इटली ने की है। तो वह कहाँ किया है? तो वह किया है गुजरात में। मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा? तो इटली द्वारा। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव जो पक्षी महोत्सव है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है, यह कहाँ मनाया गया? तो जमुई बिहार में मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार के विजेता थे, मेघा पाटेकर भारत से, राजेंद्र सिंह भारत से, मारित नवाक नॉर्वे से और सुमेधा सत्यार्थ भारत से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी का सभी, ठीक है। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? तो रबर डैम का निर्माण जो शुभारंभ किया गया है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फल्गु नदी पर। 47वें नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक जो मछली उत्पादन हुआ है ये मधुबनी जिला में। किस जिला में? मधुबनी जिला में। चलते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो कॉक्स शब्द ये जो यहाँ जुड़ा हुआ है नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 20 मार्च को। कब? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन जो हुआ था, इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, तो ये 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं पार्ट 2 में जो विज्ञान के 25 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न जीके करंट के देखे, जो कि बिहार सचिवालय के लिए
जो है अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 था। ठीक है, 91वें नंबर प्रश्न की बात करें, स्थितिज चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णाक्रमीय रेखा के कई घटकों को विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जीमन प्रभाव कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश को डैश कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? उपयुक्त वेक्टर। कौन सा? उपयुक्त वेक्टर। यहाँ हिंदी नाम है इसीलिए इस तरह का नाम है दोस्तों। चलते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिश्रण कहलाता है वह क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। 54वां नंबर प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक जो द्रव तत्वों से बना होता है वह क्या है? तो एक रासायनिक यौगिक जो द्रव तत्वों से बना हुआ है उसे बाइनरी कहते हैं, द्विअंगी कहते हैं। 55वां नंबर प्रश्न है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो 55 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जैविक रसायन हो जाएगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन का अध्ययन कहते हैं। 56वां नंबर प्रश्न है, रसो चिकित्सा का संबंध किससे है? तो रसो चिकित्सा का जो यहाँ पर संबंध है दोस्तों, ये संबंध हो जाएगा रोगों के उपचार में रसायन का उपयोग और अध्ययन। रोगों के उपचार में रसायन का उपयोग और अध्ययन को ही रसो चिकित्सा संबंध कहते हैं। 57वां नंबर प्रश्न है, निक्षालन प्रक्रम में शामिल है। तो निक्षालन प्रक्रम में जो शामिल है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? घुलनशील यौगिक को घोलना। घुलनशील यौगिक को घोलना निक्षालन प्रक्रम में शामिल है। 58वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट एक कोई मिश्रण नहीं है, जबकि पीतल, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। कांच जो है ये क्या कहते हैं, कांच, बालू और सिलिका का मिश्रण है। उसी तरह स्टील भी मिश्रण है। यहाँ पर ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, कार्बन का अपरूप है। 59वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है तो ये कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। चलते हैं 60वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्द्रमापी। क्या हो जाएगा? आर्द्रमापी। 61वां नंबर प्रश्न है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ये नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये कौन से गैस जो है ये उत्तरदायी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। 63वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक जो है यहाँ पर नहीं है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट एक रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। 64वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस युग्म यानी कि जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो किस जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी पायरोडॉक्सिन जो है ये सही मिलान नहीं है, जबकि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सही है, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल सही है, विटामिन डी धूप का स्रोत, ठीक है, ये भी सही है, जबकि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं वह कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज। विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज। अगर आपको विषाणु और जीवाणु और सब जो है दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, ट्रिक से बता दिया जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो बना के डाल दिया जाए। ठीक है, 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
की है। चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। एलिजा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए किया जाता है, ये प्रश्न याद रखेंगे। 68वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता यानी कि ग्रहण करने वाला है? तो सभी का जो है ग्रहण करेगा, तो ए बी पॉजिटिव सभी को ग्रहण करेगा, वहीं ओ नेगेटिव जो है सभी को देगा। ठीक है। 69वां नंबर प्रश्न की चलते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है अध्ययन? तो ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान यानी कि पोलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान यानी कि पोलियोंटोलॉजी जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों का अध्ययन है। चलते हैं 70वें नंबर प्रश्न की ओर। धमनियाँ यानी कि एरोट्रीज रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, तो जो कि किससे भरी होती है? तो यहाँ जो 70 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से भरी होती है। चलते हैं 71वें नंबर प्रश्न की ओर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के जो अध्ययन को कहा जाता है ये ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं 72वें नंबर प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 73वां नंबर प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो की टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की। ठीक है, जॉन सॉल्क ने की। चलते हैं 74वां नंबर प्रश्न की ओर। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 74 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। 75वां और जीके जीएस और साइंस का आज का अंतिम प्रश्न 75वां प्रश्न, जीवाश्म की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवाश्म की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देखा अरिहंत पब्लिकेशन के लिए सेट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों, एक दिन आप जरूर सफल होइएगा। जय हिंद, जय भारत।